हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत। आप देख रहे हैं अक्षत नेगी। क्यों आप देख रहे हैं अक्षत नेगी? आज मैं लाया हूँ मोट पे मास्टर क्लास। तो बहुत लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था ये मेरा। पूरे 1 घंटे की मोट पे मास्टर क्लास होने वाली है एंड मोट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शुरू से बताऊंगा मोट क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ मोट क्या होते हैं, कैसे मोट डेवलप होती है, पर मोट का मतलब क्या होता है और ये सब चीज़ें समझने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। एनालिसिस करने बैठो इन्वेस्टिंग के लिए, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें देखनी चाहिए that is management. Second thing which you should see is moat, and third thing is you should see financials. And I often see people looking at financials and making a decision. Often what happens is कि financials are cooked. सर ऐसा होता है कि जो financial statements होती हैं, जो financial accounts होते हैं, वो cooked होते हैं, वो फर्जी बने होते हैं। financials ठीक ठाक लगे तुम्हें, हो सकता है कि financial ठीक ठाक अच्छे हों या financials बहुत अच्छे भी हों, फिर भी वो कंपनी फेल कर जाती है। क्यों? बिकॉज वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती, वो कंपनी उन फाइनेंशियल्स को सस्टेन नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल 10 साल से कंपनी में बहुत अच्छे नंबर्स थे, बहुत अच्छे कैश रिच कंपनी थी, कोई डेट नहीं थी और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे थे। बट लेट्स से कि कोई कॉम्पिटिटर आ गया, उसने सारा मार्केट शेयर खा लिया अपनी कंपनी से। जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करके बैठे थे, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, या हमारी जो कंपनी थी वो आने वाले जो दुख दर तकलीफ थी, जो आने वाली दुख दर तकलीफ थी, जो आने वाले 10-20 साल में पूरी इंडस्ट्री में चेंज आ सकता था, जो ट्रिगर्स ऑफ चेंज थे। ये इन सब का मतलब मैं बताऊंगा, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, और इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा आगे। ये सब चीज़ें वो नाप नहीं पाई। फॉर एग्जाम्पल कोडेक कैमराज आते थे कोडेक के, पर सोनी ने टेक ओवर कर लिया, कैनन ने टेक ओवर कर लिया। कैनन तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैनन, मेरे को तो सोनी के प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है, बट इसलिए मैं सोनी का एग्जाम्पल लूँगा बार बार। तो कोडक वर्सेस सोनी देख लो तुम। और मैं सोनी का एक और एक्सटेंड पे एग्जांपल ले सकता हूँ कि सोनी के मोबाइल फ़ोन्स देखो, उनने कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उनने कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं किया। सोनी ने कुछ ऐसा अलग नहीं किया जो उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे थे। सोनी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो कि सैमसंग नहीं कर पा रहा था, या जो कि एप्पल नहीं कर रहा था, या जो कि गूगल नहीं कर रहा है, या कोई और कंपनी जो उसके कॉम्पिटिशन में। तो मोट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, मोट, और थर्ड इज़ फाइनेंशियल्स पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फाइनेंशियल्स पे मैंने काफ़ी सारी बातें की हैं पहले भी इस चैनल पे, कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग कैसे करें, कि क्या मेन चीज़ें हैं जो जिसका ध्यान रखना चाहिए, कि चोरी कैसे की जा सकती है अकाउंट्स में, कैसे पता लगाएं कि अकाउंट्स फर्जी हैं कि नकली हैं। और मैनेजमेंट पे भी मैंने पूरी एक एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करें, उस पर भी पूरी क्लास ली मैंने आधा एक घंटे की। तो उस क्लास का लिंक ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा, देख लेना। और साथ में ही जो फॉरेंसिक्स वाली वीडियोस हैं उसका भी तुम्हें कार्ड्स में मिल जाएगा लिंक, तो तुम जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं एंड नोट्स में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, राइट। तो चलो शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना, राइट। सो पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोट। तो मोट का मतलब क्या होता है? तो मोट का मतलब होता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच ए कंपनी हैज़ ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। हैज़ होता है, हैव नहीं होता है। विच ए कंपनी हैज़ ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक कैसल बना हुआ है लेक के बीच में। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूँ मोट का मतलब क्या होता है। जैसे एक लेक है, अब जैसे तुम यहाँ पे एक लेक देख सकते हो, साइड में जो पिक्चर है उसमें उसके बीचों बीच एक कैसल बना है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था ना, कि जो राजा महाराजाओं के कैसल्स होते थे, जो किले होते थे, जो किले होते थे, वो लेक के बीच में बनाए जाते थे, ताकि अगर दुश्मन की सेना अटैक करने आए तो बीच में पानी है, मतलब उन्हें पानी क्रॉस करके कैसल पर अटैक करना पड़ेगा। और जो मेन लैंड है और जो बीच में कैसल है, लेक के बीच में जो कैसल है, जो मेन लैंड है, वो एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होता था, एक वुडन ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होता था। और वो जो वुडन ब्रिज था वो उठा दिया जाता था जब आर्मी अटैक करने आती थी, जब फॉरेन आर्मी अटैक करने आती थी। तो अब पूरी जो जनता है, पूरी जो एनिमी की आर्मी है, वो सब लैंड पे है और हमारा कैसल पानी के बीच में है, और पानी में है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ खा लेंगे। तो जब एनिमीज़ आगे आते थे तो ब्रिज उठा लिया जाता था, और एनिमी सोचते थे कि चलो हम तैर के पार कर लेंगे। जैसे वो पानी में जाते थे उनकी पैंट तो गीली होती थी, 2 रीजन्स की वजह से। एक तो पानी था और दूसरे मगरमच्छ थे, इसीलिए। सो मोट का बेसिकली मतलब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक कंपनी के पास क्या एडवांटेज है बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने।
बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने कॉम्पिटिशन एनालिसिस पे अगर तुम्हें पूरी वीडियो चाहिए, जैसे ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ अभी, मैं एक और लेक्चर बना दूंगा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पे, नेक्स्ट वीक आएगा वो, ठीक है। मैंने एक्चुअली पिछले वीक के लिए रिकॉर्ड किया था बट वो फाइल करप्ट हो गई फॉर सम रीज़न, तो अब मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट मैं पहले ही बता दूं, जो पिछले वीक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी सारे शेयर्स मैंने जो बताए थे उसका लिंक भी ऊपर मिल जाएगा। उनमें से काफ़ी सारे शेयर तो 10-10, 12-12, 15-15% तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो मतलब तुम समझ ही सकते हो कि आई डोंट टेक एनी क्रेडिट्स, वो सिर्फ मेरे को बाय मिला था सिग्नल तो मैंने कर लिया। बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, ठीक है। तो मोट या जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज is one of the most important thing which वॉरेन बफेट says। वॉरेन बफेट मानते हैं कि मोट ही एक ऐसी चीज़ है जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अलग बना सकती है। मैनेजमेंट अलग नहीं बना सकता। एक कंपनी, दो कंपनी में अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो वो दोनों कंपनीज में ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं अगर फाइनेंशियल्स भी सेम है। जो मोट होती है ना, मोट कंपनी में जो मेन डिफरेंस है वो क्रिएट करती है, ना ही फाइनेंशियल्स ना ही मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो मोट क्रिएट करती है। और मोट का जो प्रचार है वो सबसे ज़्यादा करते हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट मोट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की आज तक सारी मोट्स देख कर ही की हैं। फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते, वैल्यूएशंस पे तो नहीं देते, मतलब ऑब्वियसली देते हैं बट इतना ध्यान नहीं देते फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस पे जितना मोट पे दिया जाता है और मैनेजमेंट पे दिया जाता है। तो मैनेजमेंट पे तो मैंने बना रखा है, अभी मोट पे हम बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया मोट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब मोट के होते हैं दो बेसिक फीचर। सबसे पहला फीचर होता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या, कि वो ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। एक एडवांटेज जो ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मोट है वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के पास क्या होगी, कॉस्ट लीडरशिप, कि वो सामान सस्ता बेच सकते हैं। अब अगर एक कंपनी सामान सस्ता बेच सकती है तो ऐसा हो सकता है कि कल को कोई और मार्केट में एनिमी आके उनसे सस्ता प्रोडक्ट बनाने लग जाए, तो सस्टेनेबल नहीं है ना। कब तक सस्टेन करोगे तुम? एक टाइम तो ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लॉसेस लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि तुम्हें लॉसेस लेने पड़े तो तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए खींच सकें मोट को, वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करे। इट शैल एग्जिस्ट टिल एटर्निटी या इनडेफिनिट टाइम। एटर्निटी तक तो कंपनीज नहीं चलती आजकल, पर कंपनीज क्यों नहीं चलती? वो इसलिए नहीं चलती क्योंकि फ्रॉड्स करते हैं। फ्रॉड्स क्यों करते हैं? मैनेजमेंट ख़राब होता है। मैनेजमेंट की वीडियो का लिंक कार्ड्स में है। क्या फॉरेंसिक फ्रॉड्स करते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड्स करते हैं, उसका भी लिंक ऊपर कार्ड्स में है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। जो मोट होती है वो लंबे समय के लिए चलनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इट शुड नॉट बी कॉपीएबल। कॉपीएबल पता नहीं सही वर्ड है भी या नहीं, वट एवर। तो नॉन कॉपीएबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई कॉपी नहीं करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके कॉपी कर जाए। जैसे मैंने कॉस्ट लीडरशिप का एग्जांपल दिया। अब ऐसा नहीं कि मैंने कॉस्ट लीडरशिप बना ली तो कल को कोई और भी आके कॉस्ट लीडरशिप कॉपी कर सकता है। फॉर एग्जांपल शाओमी के पास थी कॉस्ट लीडरशिप, रियलमी ने आके कॉस्ट लीडरशिप छीन ली शाओमी की। तो अब शाओमी और रियलमी में ज़्यादा कोई खास डिफरेंस बचा नहीं। क्यों? नॉन कॉपीबिलिटी नहीं थी, कॉपी कर लिया। कॉपी नहीं करना चाहिए। कोई भी मोट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आसानी से कॉपी हो जाए। कोई भी मोट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बहुत टाइम तक सस्टेन ना कर सके। मोट शुड बी सस्टेनेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसा भी होना चाहिए कि वो कॉपी ना की जा सके। आई होप ये समझे। एंड इसके साथ साथ नोट्स बना लो। मैं वीडियो के शुरू में बोलना भूल गया, बट नोट्स बनाओ, क्योंकि यहाँ पे तो मैं पीपीटी में सिर्फ तुम्हें हेडिंग दे रहा हूँ। ये पीपीटी में सिर्फ अपने लिए लाया हूँ ताकि मेरे को एटलीस्ट ये याद रहे कि मेरे को किस किस पॉइंट के बारे में बात करनी है। ये पीपीटी भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर लिंक तो तुम्हें मिल जाएगा इस पीपीटी का। ड्राइव में अपलोड करके मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बट क्या करोगे इस पीपीटी का जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे? और कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास साइड में 3-4 कॉपियाँ पड़ी हुई हैं जिसमें मैं लिखता रहता हूँ। एक ट्रेडिंग पे किताब बनी हुई है, एक मेरी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक और इन सब पे बनी है, टेक्नोलॉजी पे, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा पे। एक मेरी इन्वेस्टिंग और फाइनेंस पे बनी, इन्वेस्टिंग एंड स्ट्रैटेजी पे। तो उसमें मैंने पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के नोट्स बनाए। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये CA इंटर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 2nd चैप्टर में से उठाया गया डायरेक्टली, 2nd 3rd चैप्टर में से उसके नोट्स हैं ये CA के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये MBA के बच्चे पढ़ रहे हैं।
और इसको अप्लाई कैसे करना है वो बच्चे तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, सीए इंटर के बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ। एमबीए वालों पे मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज उनका मेरे को पता नहीं, बट सीए इंटर वाले बच्चे ये सब पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, रट के चले जाते हैं कि मोट सस्टेनेबल होनी चाहिए, नॉन कॉपीबिलिटी होनी चाहिए, पर उन्हें इसकी एप्लीकेशन नहीं पता। एज फार एज आई नो पीपल अराउंड मी, आई डोंट थिंक दे नो द एप्लीकेशन ऑफ दिस, कि इसको इन्वेस्टिंग में कैसे यूज़ करें, कैसे मैं इसको यूज़ करके अच्छा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकता हूँ। तो वो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए इसके नोट्स लो। बिकॉज जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे मेरा 2 साल की स्टडी और 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस 1 घंटे में मिल जाए ना, बात ही कुछ अलग है, और वो तुम्हें मिल रहा है 1-1.5 घंटे में। ये वीडियो लंबी होगी इसीलिए, और मुझे पता है लास्ट तक ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे ऑब्वियसली, कौन ही देखेगा 1-1.5 घंटे की वीडियो, बट अगर देखोगे तो सीखने को मिलेगा। और नोट्स बनाना साथ में प्लीज़, जस्ट क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे और आई सी, मैंने जो लास्ट 2 साल में नोट्स बनाए थे उससे मेरे को कितनी हेल्प हो रही है आजकल, राइट। चलो, अब 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट, सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजी, थर्ड इज़ विजडम, और फोर्थ इज़ एक्सपीरियंस। 4 तरीके होते हैं मोट डेवलप करने के, मोट क्रिएट करने के। कोई भी बिजनेस मोट क्रिएट कैसे कर सकता है? 4 तरीके से, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, विजडम एंड एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो वो समझदार होगा। अगर मैनेजमेंट समझदार होगा, मैनेजमेंट से विजडम, अगर मैनेजमेंट के पास विजडम है, अगर मैनेजमेंट समझदार, अगर मैनेजमेंट एथिकल है तो वो राइट डिसीजन लेगा। अगर मैनेजमेंट एथिकल है, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है, तो तुम अगर कुछ गलत भी कर दोगे ना तो भी वो अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ तुम ढूंढ लोगे। बट अगर तुम्हारी इंटेंशन ही कुछ ख़राब, कुछ गंदे घिनौने काम करने की इंटेंशन होगी तुम्हारी, तब तो ऑब्वियसली कंपनी ख़राब ही होगी, कंपनी जो होगी उसका अंत ही होगा। तो एथिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट की स्किल्स, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोट बनाने के लिए। मोट के सोर्सेज और वो सब मैं बताऊंगा आगे, टाइप्स ऑफ मोट्स की क्या क्या चीज़ें मोट होती हैं। फिर सेकंड चीज़ आ जाती है टेक्नोलॉजी। यार टेक्नोलॉजी पे तो मैं क्या बात करूं, टेक्नोलॉजी पे मैं आगे पूरा बताऊंगा तुम्हें। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बहुत आगे डिस्कस किया इसी प्रेजेंटेशन में। अगर तुमने टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली ना, तो फिर तुम बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स ऐसे बिजनेस खड़े कर सकते हो, Naukri.com ऐसे बिजनेस खड़े कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है, या अगर तुमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया तो तुम एप्पल जैसे, फेसबुक जैसे बिजनेसेस, एप्पल तो चलो छोड़ो, एप्पल इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी ऑब्वियसली, फेसबुक इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, सर्विस कंपनी है। बट फेसबुक के पास डेटा इतना है, टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ है, उनके पास डेटा साइंटिस्ट इतने, एल्गोरिदम उनके इतने तेज़ हैं। अगर अभी यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करने लग जाऊँ ना, तो इंस्टाग्राम को खुद ही पता चल जाएगा कि मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जैसे इंस्टाग्राम खोलूँगा मेरे को उसके ऐड दिखने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ पे लेट्स से कार्स की बात करना शुरू करूँ कि मुझे कार खरीदनी है, इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा और इंस्टाग्राम मेरे को गाड़ियों का ऐड दिखाएगा। साइड में मेरा फ़ोन पड़ा है और मेरा फ़ोन लॉक्ड पड़ा है अभी, तो और बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम चल नहीं रहा है, फिर भी इंस्टाग्राम डेटा का ऐसा यूज़ कर रहा है, हमारे एक वर्ड को पकड़ रहा है जो भी हम बोल रहे हैं। तुम्हें लगता है इंस्टाग्राम से कोई compete कर सकता है? फेसबुक से कोई compete कर सकता है? व्हाट्सएप से कोई compete कर सकता है? कहाँ है सिग्नल? कहाँ है? मैं तो पूछ रहा हूँ कहाँ है सिग्नल? कितने लोग हैं टेलीग्राम पे? सीए वाले बच्चों को छोड़ के मैं पूछ रहा हूँ, या जो वहाँ पे वो मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने जाते हैं पायरेटेड, या कोर्सेज वगैरह डाउनलोड करने जाते हैं। आई डोंट थिंक कि तुम लोग अपनी क्लास के बच्चों से या तुम लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों से टेलीग्राम पे बात कर रहे हो। मैंने तो नहीं देखा किसी का फैमिली ग्रुप टेलीग्राम पे होगा या कोई अपने दोस्तों से टेलीग्राम पे बात कर रहा है। टेलीग्राम पे लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए जाते हैं, एज फार एज आई हैव सीन। या तो सीए वगैरह के बच्चे चले जाएंगे, एमबीए वगैरह के जो भी क्लासेस वगैरह के लिए, सीएफए वगैरह जो भी है, या तो फिर वहाँ पे मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने चले जाएंगे, कोर्सेज वगैरह पायरेटेड कोर्सेज देखने चले जाएंगे, राइट। अब तो उसका भी जुगाड़ आ गया मेका। बट एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विजडम एंड एक्सपीरियंस। ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये पॉइंट चलते हैं हैंड इन हैंड। विजडम तभी आता है जब एक्सपीरियंस होता है। विजडम डजंट कम विदाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गिव्स विजडम टू पीपल। और जब मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हैज़ विजडम, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट गेट्स विजडम
टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट मोट। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पर, बस एक्सपीरियंस ही विजडम देता है, एक्सपीरियंस ही सब कुछ सिखाता है। तुम में से चाहे कितने भी ट्रेडिंग पे कोर्स देख लो, कितने का भी कोर्स ले लो, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20-25, सब स्ट्रैटेजी एक दो ही है। स्ट्रैटेजी 100, 200, 1000, लाख, करोड़ों स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, बट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने का जो डिसिप्लिन है, एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है, एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस से आता है। आई एम नॉट सेइंग नॉलेज ज़रूरी नहीं है, बट एक बार अगर नॉलेज आ गई तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूट भी करनी पड़ती है। एंड नॉलेज इज़ अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, बट नो वन इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट इट। कोई भी एग्जीक्यूट करना ही नहीं चाहता। अब तुम खुद ही देख लो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कितने लोगों को देखा है जो एसएम की किताब से नोट्स बना के पीपीटी बना रहे हैं, और वो एसएम की किताब की नोट्स की पीपीटी यहाँ पे यूट्यूब पे 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं कोई वो नहीं बोल रहा कि मैं कोई बहुत ही अलग हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ा रहता हूँ, मैं भी बहुत लेज़ी हूँ, मैं भी अनप्रोडक्टिव हूँ बहुत, बट ये है कि जो वो एक चीज़ है छोटी सी, बीइंग प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, वो है डिफरेंस। एंड वो कैसे आता है? वो आता है एक्सपीरियंस से, वो आता है विजडम से। और विजडम कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से। विजडम एक्सपीरियंस से। आई एम नॉट सेइंग आई एम वाइज, आई एम एन इडियट। मैं इडियट हूँ, मैं इडियट हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि जो एक्सपीरियंस है ये विजडम देगा तुम्हें, एक्सपीरियंस देगा तुम्हें विजडम। एंड जब तुम इस विजडम को अप्लाई करोगे तभी तुम मोट क्रिएट कर पाओगे। जो विजडम है या ये जो एक पर्टिकुलर लेवल है या एक पर्टिकुलर गोल है जिस पे कोई अचीव हुआ है, वो विजडम की वजह से अचीव हुआ है, और विजडम एक्सपीरियंस से आया है। आई होप समझे। पता नहीं मैं क्यों डांट रहा हूँ इतना तुम्हें, बट मुझे लग रहा है। नेक्स्ट पे आ जाता है हम सोर्सेज ऑफ मोट। अब मोट्स हमने ये तो देख ली बनती कैसे, पर क्या चीज़ें होती हैं मोट के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मोट के सोर्सेज क्या होते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस या कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता बेचोगे ज़्यादा बिकेगा, सस्ता बेचोगे ज़्यादा बिकेगा। इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। लोग 11 रुपये की सिगरेट की जगह 9 रुपये की सिगरेट खरीदते हैं, मतलब 2 रुपये सिगरेट में बचा रहे हैं लोग अपने। मैं नहीं पीता, मुझे नहीं पता कि कितने की आती है, बट मैं ये बोल रहा हूँ जब मैंने आसपास देखा है अपने होते हुए, तो ऐसा है जी कि लोग सिगरेट पे तक पैसा बचा रहे हैं, लोग दवाइयों में तक पैसा बचाते हैं, मेडिसिन्स में लोग दवाइयों में तक पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। लोग डॉक्टर की फीस नहीं देते, लोग अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं पैसे बचाने के लिए, बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से। इसीलिए तुम सस्ता बेचोगे ज़्यादा बिकेगा। रिलैक्सो की 100 रुपये की चप्पल आती है, और वही चप्पल बाटा बेचता है 700 रुपये की, तो तुम ऑब्वियसली रिलैक्सो की चप्पल खरीदोगे। जब सौरभ मुखर्जी 100 रुपये की चप्पल पहन के घूम रहा है यार अगर उन्होंने कभी देखा ना, पक्का कभी मेरे को पॉडकास्ट का मौका नहीं मिलेगा उनसे, बट आई लव सौरभ मुखर्जी। जैसे मैंने बहुत सीखा है उनसे, उनकी बुक्स और जैसे उनके लेक्चर्स वगैरह देख के, उनकी वीडियोस वगैरह देख के, उनके न्यूज़ अपीयरेंसेस वगैरह देख के। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सस्ता बेचोगे ज़्यादा बिकेगा। इकॉनमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा। इकॉनमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं वड़ा पाव बेचता था, मैं 10 रुपये का एक वड़ा पाव बेचता था, मेरे दिन के 1000 वड़ा पाव बिकते थे, तो मैं दिन में 10,000 रुपये की सेल्स कर रहा हूँ। अब मैं जो 10,000 की सेल कर रहा हूँ उसमें से मुझे जो 10 रुपये का वड़ा पाव बनाना है उसमें 7 रुपये का तो रॉ मटेरियल ही लगता है, तो मुझे 7,000 रुपये तो रॉ मटेरियल में ही लगाने पड़ रहे हैं। जो आलू ला रहा हूँ, बेसन ला रहा हूँ, तेल ला रहा हूँ, और जो मेरे फिक्स एक्सपेंडिचर है जैसे गैस का खर्चा हो गया और वट एवर, तो 10 में से 7,000 तो मेरा खर्चा ही खर्चा है, एक्सपेंसेस ही है। अब कल को लेट्स से मैं 10 का जो वड़ा पाव होता है वो 9 का बेचना शुरू कर दूँ, और लेट्स से मेरी जो 1000 वड़ा पाव की सेल थी वो हो गई 1500, तो अब मुझे 1500 वड़ा पाव बेचने हैं 9 रुपये पे। अब मैं 1500 वड़ा पाव बेचूँगा, पर जब मैं 1500 वड़ा पाव बनाऊँगा तो मुझे रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा, राइट। 50% रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा। पहले 1000 वड़ा पाव का सामान लेके आता था, मैं 1500 का सामान लेके आऊँगा,
तो मैं अपने सप्लायर को बोलूँगा, देख भाई मैं ले जाऊँगा तुझसे 50% माल ज़्यादा, तो मेरे को दे सस्ता माल। वो भी बोलेगा ठीक है जी सस्ता ले जाओ। तो अब जो मेरे को 7 रुपये लग रहे थे जो वड़ा पाव बनाने के लिए, अब मैं 6 रुपये का वड़ा पाव बना सकता हूँ। अब मैं 6 रुपये का वड़ा पाव बना सकता हूँ जिसमें मेरे को 7 रुपये लग रहे थे। ये अमाउंट सारे मैं वो ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ। तो मैं 7 रुपये लगते थे मेरे को वड़ा पाव बनाने में, 6 रुपये लगते हैं। पहले मैं 10 का बेचता था, मैं 9 का बेच रहा हूँ। मैंने 10 से 9 का किया, 1 रुपये का डिफरेंस से मेरी जो डिमांड थी वो 500 रुपये से बढ़ गई, वो मेरी 500 यूनिट से बढ़ गई। ऐसा जनरली होता नहीं है, वो नंबर्स बहुत ही एक्सट्रैपोलेट करके मैं बोल रहा हूँ, बट नंबर्स अलग होते हैं, पर इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है लॉन्ग रन में। मैं समझाऊंगा कैसे पड़ता है, अभी समझा रहा हूँ। तो मैंने 6 रुपये का वड़ा पाव बनाया और 9 रुपये का बेच दिया। मेरा मार्जिन 3 रुपये ही है, मेरा मार्जिन 3 रुपये ही है। अब मैं बोलता हूँ यार मैं अपने थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब मैंने बोला यार मैं 8 रुपये का वड़ा पाव बेचूंगा, 6 रुपये का बनाता हूँ, 8 रुपये का बेचूंगा, तो 1500 तो 6 × 15 9,000 का माल खरीद के लाता हूँ मैं, और 12,000 का माल बेचता हूँ मैं, 12,000 का सामान बेचता हूँ, 12,000 के वड़ा पाव बेचता हूँ। 9 का माल लाया, 12 का सामान बेचा मैंने। अब मैं अपना वड़ा पाव अगर 8 रुपये का बेच रहा हूँ तो मेरी डिमांड और फर्दर बढ़ेगी, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं बेच रहे होंगे 8 रुपये का, वो 10 का बेच रहे होंगे या 9 का बेच रहे होंगे 8 मैक्स। तो जब मैं 8 रुपये का वड़ा पाव बेचूंगा तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे उनके जो कस्टमर्स थे वो मेरे पास आ जाएंगे। उनके जब कस्टमर्स मेरे पास आएंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, वो मार्केट से फेंक जाएंगे, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब पूरा मार्केट मेरे पास है, पूरा मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर मेरे पास है। अब मैं 8 रुपये का वड़ा पाव बेच रहा हूँ और मैं 6 रुपये का माल ला रहा हूँ। अब मैं अगर 8 का 9 भी करूँगा तो भी मेरे जो मार्जिन थे, इनिशियल मार्जिन थे, वो उसी रेट पे पहुँच गए जो मार्जिन परसेंट थी मेरी। 3 रुपये का मार्जिन था ना मेरे हर एक वड़ा पाव पे, अब मेरा वड़ा पाव पे मार्जिन सेम हो गया, माई मार्जिन इज सेम, बट मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैंने अपनी प्राइस कंट्रोल करके जो आसपास के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सबको बाहर भेज दिया। और मैं ऐसे क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल्स की प्राइस कम कर दी। रॉ मटेरियल्स की प्राइस क्यों कम कर पाया मैं? क्योंकि मैंने अपनी जो प्राइस थी वो कम कर दी, उसकी वजह से मेरी रॉ मटेरियल्स की प्राइस कम हो गई। पर अब मैं वापस 9 पे बेच रहा हूँ, तो मैं हायर मार्जिन पे भी ऑपरेट कर रहा हूँ और हायर वॉल्यूम्स पे भी ऑपरेट कर रहा हूँ। और ये टाइप की कंपनी होगी जो तुम्हें बिलियनर, मिलियनर, ट्रिलियनर, जिलियनर, सेंटिलियनर जो भी होता है सब बनाएगी। जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना इस चीज़ का, वो मेक और ब्रेक सिचुएशन बनाता है, वो पूरी चीज़ टर्न अराउंड कर सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ दिस एक्स्ट्रा मार्जिन या कंपाउंडिंग ऑफ दिस एक्स्ट्रा वॉल्यूम कैन चेंज एवरीथिंग, कैन चेंज एवरीथिंग। Xiaomi इज़ अ बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस। Xiaomi ने बहुत किया, बस Xiaomi में दिक्कत ये थी कि एक तो वो चाइना से थे और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ना, यू कैन जस्ट यूज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ तुम्हें एक और कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। इसको तुम नेकेड यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ कुछ और 2-3 स्ट्रैटेजीज मिलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव बना दोगे, बिकॉज जब तुम कॉस्ट इफेक्टिव बनाओगे तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो कैश रिच होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी आराम से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब कि तुम अपना माल डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, तुम अपना माल लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हो। अब बाटा के रिटेल स्टोर्स हैं, अगर मुझे जूते खरीदने हैं मैं बाटा के शोरूम पे जा सकता हूँ, मैं ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद सकता हूँ, मैं कोई दूसरी दुकान में से खरीद सकता हूँ जो बाटा रिटेलर नहीं है, हर जगह से ले सकता हूँ। तो उनके पास रिटेलर है, उनके पास होलसेलर है, उनके पास ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उनके पास बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। पर अब उन्हें होलसेलर को भी कट देना पड़ता है, उन्हें रिटेलर को भी कट देना पड़ता है, उनको सबको कट देना पड़ता है। वेराज अगर मैं किताब बेचता हूँ और मेरी किताब सिर्फ अमेज़ॉन पे ही मिलती है, मैं मोबाइल फ़ोन बेचता हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन सिर्फ अमेज़ॉन पे ही बिकता है, मेरा काम है बस मैं मोबाइल फ़ोन बनाता हूँ और मैं अमेज़ॉन के गोडाउन में डिलीवर कर देता हूँ, और अमेज़ॉन वाले की जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब मेरे को सिर्फ अमेज़ॉन को कट देना है। या हो सकता है कि मेरी खुद की वेबसाइट है, मैं खुद ही लोगों को कोरियर कर देता हूँ, या मेरे खुद ही के ट्रक है। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, अगर जो शॉपकीपर्स हैं जो एशियन पेंट्स का माल रखते हैं, जो
पेंट्स के डब्बे रखते हैं, एशियन पेंट्स जो पेंट बनाता है वो अगर अपनी दुकान पर रखते हैं, अगर उनकी इन्वेंट्री खाली होती है तो एशियन पेंट्स वाले बंदे का ट्रक आता है और वो 3 से 4 घंटे के अंदर डिलीवरी कर देते हैं। 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारी इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो रही है। रिप्लेनिश मतलब अगर मेरा 100 डब्बे थे दुकान में, 100 डब्बे बेच दिए मैंने सारे, मेरे बिना बोले एशियन पेंट्स वाले लोग आएंगे और एशियन पेंट्स वाले लोग डिलीवरी करके जाएंगे, बिना बोले, बिना किसी उसके नौटंकी के। क्यों? क्योंकि उनके पास डेटा इतना है, क्योंकि उनके पास एनालिटिक्स इतनी है, उनको ये पता है कि कौन सी दुकान में कब कितने बजे माल ख़त्म हो जाएगा। आसपास थोड़ा सा स्लिपेज होता है ऑब्वियसली उसमें, ऐसा थोड़ी कि भगवान थोड़ी है भाई एशियन पेंट्स वाले। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एशियन पेंट्स ने 1970s में चंपक लाल चौकसी जो प्रमोटर थे उनने 8 करोड़ रुपए का सुपर कंप्यूटर खरीदा था। क्यों खरीदा था? यही डेटा एनालिटिक्स। इस पर मैं आगे बात करूँगा। पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फॉर एग्जांपल मेरी जूते बनाने की फैक्ट्री है और मैं जूता बनाने के लिए लेदर ख़रीद के लाता हूँ और मैं जूते बना के एक ही कंपनी को सारे जूते दे देता हूँ। मेरा सिर्फ बनाने का काम है, मेरा बेचने का काम नहीं, मैं सिर्फ बनाता हूँ। एक कंपनी से मैं ख़रीद के लाता हूँ, फैक्ट्री से मैं लेदर उठाता हूँ, अपनी फैक्ट्री में बनाता हूँ और उस बंदे के यहाँ सब कुछ डिलीवर कर देता हूँ। अब अगर मेरे पास एक ट्रक है जिसमें सब कुछ आ जाता है और जो लोकेशन है, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा, लोकेशन मोड। कहाँ है? आगे होगा, रुक जाओ। हाँ, ये देखो, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे सेकंड लास्ट, लोकेशन मोड। अब अगर तुमने अपनी लोकेशन मास्टर कर ली, तुमने ऐसी जगह पे अपनी कंपनी लोकेट कर दिया, अपनी जो भी अपने प्रोसेसेस हैं वो सब ऐसी जगह लोकेट कर दी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ईजी है, तो कितनी बढ़िया बात नहीं है? फॉर एग्जाम्पल तुम ऑनलाइन सामान बेचते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम कोर्स बेचते हो, कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? ऑनलाइन, आराम से। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत फेवरेबल है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ब्रांड। देखो, ब्रांड के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। ब्रांड, एक तो सर्चेबिलिटी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए और दूसरा इट शुड बी अ ब्रांड शुड बी एबल टू चार्ज हायर टू इट्स कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मैगी पूरी कंट्री में हर जगह मिल जाएगी, जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी और कन्याकुमारी में भी मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाएगी और गुजरात राजस्थान में भी मिल जाएगी। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है। तो समझ रहे हो, ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डॉट्स हैं, ये सब, इन सब को कनेक्ट करो अपने दिमाग में। रात को जब सोने जा रहे हो तो ये सब दिमाग में आना चाहिए। मुझे आता है ये सब, मैं रात को सोने जा रहा हूँ तो मुझे चमकता है रात को कि अच्छा ओ ऐसा होता है। A better part of that reason is कि मैं शायद थोड़ा सा पागल हो रहा हूँ, बट एनीवेज, तो तुम्हें ये सब चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। तो जो मैगी है, मैगी की सर्चेबिलिटी कॉस्ट रिड्यूस होगी। अब मैं कहीं पे भी इंस्टेंट नूडल्स लेने जाऊँगा, मुझे पता है मैगी मांगूंगा मिल जाएगी, इसलिए मैगी का ब्रांड है, क्योंकि सर्चेबिलिटी कम है। 5 स्टार मिल जाएगी, डेयरी मिल्क हर जगह मिल जाएगी, गुड डे हर जगह मिल जाएंगे, पार्ले जी हर जगह मिल जाएगा, बिस्लरी हर जगह मिल जाएगी। अब पार्ले कंपनी लिस्टेड नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कैडबरी भी नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बट नेस्ले लिस्टेड है। मैगी 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 मैगी, समझे कि नहीं समझे? आई होप समझे। मारुति का शोरूम तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, हर शहर में, ऑलमोस्ट इंडिया में। ब्रांड है ना, ब्रांड इसीलिए वो क्योंकि उसकी सर्चेबिलिटी कॉस्ट कम है। तो अगर मैं दुकान में कुछ लेने जाऊँगा, अगर मैं दुकान में चॉकलेट लेने जाऊँगा, वो बंदा मेरे को सबसे पहले डेयरी मिल्क ही निकाल के देगा, विदाउट अ डाउट, बिकॉज चॉकलेट मीन्स डेयरी मिल्क ब्रांड। क्यों? क्योंकि सर्चेबिलिटी कॉस्ट नहीं है। डेयरी मिल्क सामने वो आंख बंद करके हाथ डालेगा ऊपर और निकाल के दे देगा मेरे को, सर्चेबिलिटी कॉस्ट नहीं है उसकी। ऐसा नहीं है कि मुझे ढूंढना पड़ रहा है उसको बैठ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढने पे ही मिलेंगे, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। उसको स्टोर्स में 10, 15, 20, 25 स्टोर्स में जाके ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये चीज़ है कि नहीं है। सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रांड इज, ब्रांड का जो मैं बता रहा, 2 कोर फीचर्स हैं जो ब्रांड को ब्रांड बनाते हैं। जो 2 कोर फीचर्स का सेकेंड पॉइंट है, दैट इज़ यू शुड बी एबल टू चार्ज हायर टू योर कस्टमर्स। अपने कस्टमर से तुम हायर चार्ज कर सको।
एप्पल कैन चार्ज हायर टू इट्स कस्टमर बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड। अपने ब्रांड की वजह से एप्पल कैन चार्ज हायर टू इट्स कस्टमर। इसीलिए लोग ले रहे हैं मैकबुक, इसीलिए लोग लेंगे आईफोन, क्योंकि एप्पल का ब्रांड है। एप्पल का ब्रांड है और एप्पल का ब्रांड है इसलिए एप्पल कैन चार्ज हायर। इसीलिए एप्पल कैन सेल प्रोडक्ट्स एट। एप्पल एक फ़ोन बेच सकता है 1.5 लाख रुपए का और लोग खरीदते हैं। देखो कंप्यूटर तो चलो, अगर 1.5 लाख रुपए का एप्पल लैपटॉप बेच रहा है तो इट इज़ वैल्यू, बट 1.5 लाख रुपए का फ़ोन डजेंट गिव्स एनी वैल्यू, बिकॉज 1.5 लाख के फ़ोन का तुम वो यूज़ नहीं कर पाओगे, वो पोटेंशियल आउटपुट नहीं निकाल सकते जो तुम एक 1.5 लाख की लैपटॉप से या 1.5 लाख की मैकबुक से निकाल सको। या फॉर एग्जाम्पल जैसे आई प्ले गिटार, तो फेंडर के गिटार महंगे आते हैं यामाहा से। फेंडर के गिटार जनरली महंगे आते हैं यामाहा से। फेंडर इज़ अ ब्रांड, यामाहा इज़ ऑल्सो अ ब्रांड, यामाहा इज़ अ सुपर ब्रांड। आई यूज़ अ यामाहा F310। मैं बहुत खुश हूँ, मैं फेंडर भी बजा रखा है और लोगों का, मैं दोनों में ही इंडिफरेंट हूँ, बट वो फेंडर में एक फील आती है, क्वालिटी आती है। एक फेंडर के नाम से चलता है, यामा के नाम से चलता है। और फेंडर जो फेंडर के नाम से चलता है ना, उसका फेंडर हायर चार्ज भी करता है सेम ही स्पेसिफिकेशन के गिटार्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये है ब्रांड का एक एक्सटेंशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि तुमने लोगों को आदत डलवा दी, टेस्ट डलवा दिया अपने प्रोडक्ट का, चस्का चढ़ा दिया, जिसे बोलते हैं ना कि लोगों को चस्का चढ़ गया। एप्पल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तुम एक बार मैकबुक यूज़ करके देखो, उसके बाद विंडोज़ एक बार उठा के देखना, इतनी गाली दोगे ना विंडोज़ को। एक टेस्ट है, एक प्रेफरेंस है, वो तुम वो नहीं कर सकते, उसको तुम टैंजिबल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक टिंगलिंग इफेक्ट है दिमाग के अंदर, एक प्रेफरेंस है कि आई प्रेफर दिस ओवर दिस, आई प्रेफर OnePlus ओवर सैमसंग, बिकॉज मेरे टेस्ट है। आई हैव अ टेस्ट ऑफ OnePlus फोन्स, मेरे को उनका UI ज़्यादा पसंद है सैमसंग से, और यही बनाती है ब्रांड लॉयल्टी। अगर तुम्हारा टेस्ट है तो ब्रांड लॉयल्टी भी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लाइसेंस एंड रेगुलेशंस। चलो लाइसेंस एंड रेगुलेशंस पे मैं जस्ट अभी 2 मिनट में आता हूँ। उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी एसेट। प्रोप्राइटरी एसेट का मतलब होता है ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। प्रोप्राइटरी एसेट्स आर बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब चीज़ें बेसिकली पेटेंट्स, उनको तुम पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स बोल सकते हो। तो जो ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें ज़्यादा वो समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि हाउ डज ऑल दिस वर्क। बट अगर तुम्हारे पास एक प्रोप्राइटरी एसेट है, एक चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़ सिर्फ तुम कर सकते हो, उसकी तुम्हारे पास अथॉरिटी है, उसका तुम्हारे पास पेटेंट है। कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं जूते बनाता हूँ, अब मैं लेस वाले जूते बनाता हूँ। अब लेस वाले जूते सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास पेटेंट है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि लेस वाले जूते कैसे बनाता हूँ, और कोई जूते बना ही नहीं सकता लेस वाले। तो ऑब्वियसली सब लोग मेरे पास ही आएंगे जिनको वो लेस वाले जूतों की डिमांड है। तो सारी डिमांड तो मैं ही कैप्चर करके बैठा हूँ, तो ये मेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करो। शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करो। पता है देखेगा कोई नहीं, पर करो। हो सकता है कि 100 में से एक बंदा पूरा बैठ के देख ले। कितने एवरेज व्यूज़ मेरे कितना आता है? अराउंड 100 के आसपास आते होंगे, 80-100 के आसपास। 80 में से अगर एक बंदा भी बैठ के देख रहा है तो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड कि ठीक है चलो 80 में से एक बंदे ने तो देखी पूरी, एक बंदे के तो थोड़ी बहुत अकल आई, मतलब अकल इन दिस रिगार्ड, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग अकल इन दिस रिगार्ड कि किसी को तो पता चला कि ये चीज़ें भी होती हैं, किसी को तो हल्की सी मेरे पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला, राइट। उसके बाद आ जाता है लाइसेंस एंड रेगुलेशंस। तो अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज खोलना चाहूँ तो खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता, लाइसेंस एंड रेगुलेशन। अगर मैं कमोडिटी एक्सचेंज खोलना चाहूँ तो खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। क्या मैं एनर्जी एक्सचेंज खोलना चाहूँ तो खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। क्यों? रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा है। क्या मैं दारू बनाने की फैक्ट्री खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए परमिशंस बहुत सारी चाहिए, और परमिशंस लेने का टाइम, वो जो पेन इन दी है वो मैं लेना नहीं चाहता। क्या मैं बंदूक बनाने की फैक्ट्री खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। क्या मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्लांट खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकता ना।
क्या मैं फाइटर जेट्स बनाने का प्लांट खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। क्या मैं रेलवे लाइंस बनाने का वो खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। ये सब रेगुलेटेड है, ये सब रेगुलेटेड है। बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री मैं नहीं खोल सकता ऑब्वियसली। पटाखे बनाने की फैक्ट्री के लिए भी परमिशन चाहिए, हर चीज़ के लिए परमिशन चाहिए। जितनी ज़्यादा परमिशन उतना ज़्यादा मुश्किल है वो बिज़नेस में घुसना, और जितना ज़्यादा मुश्किल होगा उस बिज़नेस में घुसना उतनी ज़्यादा बढ़िया बात है। पर दिक्कत ये बात है कि कल को आगे अगर उस पर से रेगुलेशंस हट गई तो हो जाएगा सत्यानाश, सत्यानाश हो जाएगा। ख़त्म हो गया, बाय बाय टाटा थैंक यू। इसीलिए लाइसेंस एंड रेगुलेशन वाली जो चीज़ है ना, इट शुड बी यूज्ड इन कंजंक्शन टू अदर मोड्स। ऐसा नहीं कि कितनी 6 मोड ये हो गई एंड 7 8 9 10 कितनी 6 ये हो गई और 6 ये हो गई तो 12 मोड्स मैंने बताई। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यही 12 मोड्स हैं, कि सिर्फ यही 12 मोड्स हैं, इनमें से एक ही मोड होगी तो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 4 मोड्स होनी चाहिए, ज़्यादा मोड्स होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा मोड्स होंगी उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। हो सकता है कि इसके अंदर 12 के 12 मोड्स हों, ऐसी कोई कंपनी हो जिसके पास 12 के 12 मोड्स हों, और मैं तुम्हें इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। इस वीडियो में देखना, मैंने उस कंपनी का नाम लिया है, तुम्हें पता चल जाएगा ऐसी कंपनी कौन सी है जिसके पास ऑलमोस्ट इतनी सारी मोड्स हैं, 1 2 को छोड़ के। इसमें से मतलब 12 तो ऑब्वियसली नहीं होगी, हो सकता है 6 7 मोड्स हों, इसमें से 8 9 मोड्स हों, हो सकता है 10 भी हों। 12 की 12 तो होंगी कि नहीं होंगी ये तो आई कांट से। 12 की 12 तो ऑलमोस्ट किसी में नहीं हो सकती। क्रिटिकल एप्लीकेशन, अब जो मिल्क पाउडर है, बच्चों का दूध का जो पाउडर होता है मिल्क पाउडर, उसकी तो क्रिटिकल एप्लीकेशन है। कल को वॉर हो, पैंडेमिक हो, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को भूखा मार देंगे। क्रिटिकल गुड्स है ना, किन के बिना काम नहीं चल सकता, दवाइयों के बिना तो काम नहीं चल सकता, चाहे पैंडेमिक हो चाहे वॉर हो। बाय द वे 97% मार्केट शेयर जो बच्चों का जो दूध होता है ना, जो मिल्क पाउडर होता है, इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल ड्रग। इसके लिए भी लाइसेंस एंड रेगुलेशन चाहिए होती है गवर्नमेंट की, और बहुत मुश्किल से मिलती है। और ये सिर्फ, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर पता है किसका है? मैगी नेस्ले का 98% के आसपास का मार्केट शेयर कब्जा करके बैठा है। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क मोड। नेटवर्क मोड का मतलब क्या होता है? नेटवर्क मोड का मतलब जो तुम्हारा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, हो सकता है कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हो, अब उनके सारे प्रोडक्ट्स इंटरकनेक्टेड है। सारे प्रोडक्ट्स इंटरकनेक्टेड है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्टेड है, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ कनेक्टेड है, तीसरे से चौथी चीज़ कनेक्टेड है। गूगल ईमेल से यूट्यूब कनेक्टेड है, यूट्यूब से ड्राइव कनेक्टेड है। तुम्हें बस एक बार अकाउंट बनाना है, तुम्हें पूरा स्वीट का वो मिल जाता है उनका, गूगल स्वीट का जो भी है, मतलब जो भी अवेलेबल है, नॉट द बिजनेस स्वीट ऑब्वियसली। एप्पल फ़ोन, लैपटॉप, एयरपॉड्स और वॉच, टीवी और वट एवर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक बार अगर बंदा मैक ख़रीदता है तो फिर उसे आईफोन ख़रीदना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, आई डोंट वॉन्ट टू बाय एन आईफोन एवर। आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ गोइंग टू गो एंड बाय एन आईफोन, बट आई विल हैव टू बाय एन आईफोन बिकॉज आई यूज़ अ मैक एंड आई नो what द हेडेक विद एन एंड्रॉयड फ़ोन इज़, कि क्या हेडेक होती है। इसीलिए अब आई एम इंक्लाइंड टू बाय एन आईफोन। आई डोंट वांट टू बाय एन आईफोन बट आई एम इंक्लाइंड, कंपनी ने मेरे को इंक्लाइन कर दिया। इसलिए स्विचिंग मोड का मतलब कि तुमने ऐसी एडिक्शन लगा दी अपने कस्टमर्स को अपनी किसी चीज़ की कि वो उस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो ही नहीं सकते। इंस्टाग्राम से शिफ्ट होकर तुम किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर, जो मैं इनिशियली बोल रहा था कि व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर टेलीग्राम पे कितने लोग गए, व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर कितने लोग गए टेलीग्राम पे, सिग्नल पे। इंस्टाग्राम से शिफ्ट होकर कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों का स्नैपचैट पे अकाउंट है। मेरा तो नहीं है, मैं तो रील्स इंस्टाग्राम पे बना रहा हूँ, मैं तो सब जितना भी है सब कुछ इंस्टाग्राम पे ही कर रहा हूँ। स्नैपचैट तो मैंने आज तक कभी अकाउंट तक नहीं बनाया,
नौकरी.com का क्या ऑल्टरनेटिव है, लिंक्डइन का क्या ऑल्टरनेटिव है। अब 2-3 नए ऑप्शंस आ गए हैं, बट लिंक्डइन इज़ लिंक्डइन, फेसबुक इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इज़ व्हाट्सएप। लोकेशन मोड, अब फॉर एग्जांपल मेरा वड़ा पाव का ठेला है, मैं बार बार वड़ा पाव का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई OBE हो रहे, ओपन बुक एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, SRCC में और पूरे विश्वविद्यालय में। तो हम सबको पता ही है कि हम सब ने एग्ज़ाम्स कैसे दिए हैं। जॉब तो मेरी लगने वाली है नहीं सीधी सरल बात है कि जॉब तो मेरी लगने वाली है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कुछ भी, जो भी मैंने पढ़ा है पिछले 2 साल में, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, श्रोडिंगर्स कैट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए अब मुझे वड़ा पाव का बिजनेस ही खोलना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले से ही अपना स्ट्रैटेजी वगैरह डिज़ाइन करके रख रहा हूँ कि मैं वड़ा पाव खोलूँगा SRCC के कैंपस के बाहर। अब तुम एक चीज़ बताओ, अगर मैंने SRCC के पास बाहर वड़ा पाव का ठेला खोला, नॉर्थ कैंपस में, बेसिकली नॉर्थ कैंपस में वड़ा पाव का ठेला खोला, और मैंने एक वड़ा पाव का ठेला खोला, मेरे एक दोस्त ने वड़ा पाव का ठेला खोला लेट्स से किसी शमशान घाट के बाहर, सीमेंट्री के बाहर, जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं ना, वहाँ पे दफनाते हैं, जलाते हैं, जो भी करते हैं। तो जो शमशान घाट होती है या फिर जो सीमेंट्री होती है, ग्रेवयार्ड जो होते हैं, उनके बाहर क्या लगता है तुम्हें कहाँ पे मेरा वड़ा पाव का ठेला ज़्यादा चलेगा? ऑब्वियसली विश्वविद्यालय में, नॉर्थ कैंपस में। क्यों? लोकेशन की एडवांटेज है मुझे। पर ये जो चीज़ है ना, लोकेशन मोड, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉपी आराम से की जा सकती है। हो सकता है मेरी फैक्ट्री है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, जूते बनाने की फैक्ट्री है, वो सप्लायर जहाँ से मैं लेदर खरीद के लाता हूँ, तुम्हें याद है ना वो लेदर वाला एग्जांपल दे रहा था कि मैं जूते बनाता हूँ, लेदर खरीद के लाता हूँ और सारा सामान दूसरी कंपनी को बेच देता हूँ। मैं बस ठेका ले रखा है मैंने बनाने का, तो मैं बनाता हूँ और आगे बेच देता हूँ। अब अगर मेरी जो फैक्ट्री है वो बहुत ही पास है मेरे सप्लायर से भी, और बहुत ही पास है मेरे जिनको मैं डिलीवर करता हूँ, जिस कंपनी के लिए मैं बना रहा हूँ, जिस कंपनी से मैंने ठेका ले रखा जूते बनाने का, उनसे भी, तो दोनों के बहुत पास में हूँ मैं, तो मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो ये मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बट कल को कोई और आके भी आसपास फैक्ट्री खोल सकता है, कल को कोई और भी आके वड़ा पाव का ठेला खोल सकता है नॉर्थ कैंपस में। पर अगर वहाँ पर लाइसेंस एंड रेगुलेशन की चीज़ हो तो कितनी अच्छी बात है ना, कि लेट्स से नॉर्थ कैंपस में मैंने वड़ा पाव का ठेला खोला और कोई खोल नहीं सकता, बहुत सारे लाइसेंस रेगुलेशन चाहिए। मुझे लाइसेंस रेगुलेशन कैसे मिल गया? लेट्स से कि मैं बड़े साहब का बेटा हूँ, लेट्स से, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी पॉलिटिशियन का, नहीं तो मैं जेल वेल नहीं जाना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता अभी इतनी छोटी सी एज में। अभी तो यार मैं सिर्फ 16 साल का हूँ अभी तो मैं अंडर एज हूँ बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे दूँगा वहाँ पे सॉरी तो अगर लोकेशन है, साथ में लाइसेंस एंड रेगुलेशन है, पर यार यहाँ पे भी एक दिक्कत है। कल को अगर लाइसेंस एंड रेगुलेशन हट गया तो मेरा एक मोट तो उड़ गया, अब कोई भी आके यहाँ पे खोल सकता है। पर अगर 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 लाइसेंस एंड रेगुलेशन था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, और साथ में लोकेशन भी था, मैंने वड़ा पाव का ठेला चालू किया, अब मैं वड़ा पाव बनाता हूँ और बेचता हूँ। अब बच्चों को मैं उसमें कुछ ना कुछ मिला के देता हूँ, कुछ सब्सटेंसेस मिला के देता हूँ, जिससे बच्चों को एडिक्शन हो गई इस चीज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है टेक्निक ये, नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बहुत ज़्यादा होती है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा जाके खाते हैं, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब मैंने टेस्ट एंड लोगों को चस्का चढ़ा रखा है कि भाई जो मैं वड़ा पाव बेचता हूँ वैसा कोई बना ही नहीं सकता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, मेरा ब्रांड भी बन गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से। तो अब मैं चाहूँ तो हायर भी चार्ज कर सकता हूँ लोगों को उसके लिए। लोकेशन मोड भी है मेरे पास, लाइसेंस एंड रेगुलेशन की मोड भी है मेरे पास। अब कल को लाइसेंस एंड रेगुलेशन की मोड हट गई, कल को लेट्स से गवर्नमेंट ने सबको बोल दिया कि कोई भी जाके वड़ा पाव बेच सकते हैं, बच्चे मेरे पास ही आके वड़ा पाव खाएंगे, क्योंकि मेरा टेस्ट जो है वो सिर्फ मेरा टेस्ट है, और कोई वो टेस्ट बना नहीं सकता, और कोई वो टेस्ट कॉपी नहीं कर सकता। बात की गहराई को समझ रहे हो?
आई डोंट नो कि ये वीडियो कितनी लंबी हो गई, रुक जाओ ज़रा मैं देखूँ। डैम 52 मिनट्स की वीडियो हो गई है। अभी तो आधा पौना घंटा मैं और बताऊँगा इस पर, आधा घंटा है, थोड़ा सा ही बचा है, ऑलमोस्ट होने वाले हम। इसके बाद मैं बस ये री इन्वेस्टमेंट और लेगेसी मोड का मतलब समझाऊंगा। ऑलमोस्ट हो गया, तो मतलब थोड़ा सा ही बचा है, आधा घंटे में हो जाएगा और, ठीक है। आई ट्राई टू रैप इट अप एज अर्ली एज पॉसिबल। तो टेक्निकल नो हाउ, तो ये हमारा लास्ट बचा है, टेक्निकल नो हाउ और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, सोर्सेज ऑफ मोड्स में। पहले प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का मतलब बताता हूँ। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस आर बेसिकली ब्रोकर्स, जो बीच के बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडियरीज। बैंक्स इंटरमीडियरीज हैं, दो पार्टीज को कनेक्ट करते हैं, पार्टीज विद द सरप्लस, पार्टीज विद द डेफिसिट। एक्सचेंजेस बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो बाइंग सेलिंग हो ही नहीं पाएगी। अगर बैंक नहीं होगा तो ना तो कोई लोन ले पाएगा, ना ही कोई सेव कर पाएगा, सेविंग बैंक अकाउंट में सेव कर पाएगा, ना ही कोई ट्रांजैक्ट कर पाएगा। बैंक नहीं होंगे तो तुम ट्रांजैक्ट कैसे करोगे? फिर तुम सूटकेस में लेके भर के जाना कैश, या क्योंकि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी फैसिलिटी तो बैंक ही देते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग होती है ना ऑब्वियसली। तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है। इस प्लेटफॉर्म बिजनेसेस मैं बोलूँगा चाहो तो इससे थोड़ा सा दूर ही रहो, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। तो यू कैन रीड अपॉन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अगर किसी को DeFi पे वीडियो चाहिए तुम लोगों को तो बताना, मैं DeFi पे भी एक पूरी वीडियो बना दूंगा, ऐसी थोड़ी लंबी सी, या छोटी छोटी वीडियोज़ भी बना सकता हूँ। तुम चाहो तो DeFi के छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा के मैं ट्राई करूँगा छोटी वीडियोज़ ही बनाऊँ, ताकि ज़्यादा लोग भी देखें, थोड़ा क्लाउड भी मिले मेरे को, राइट। नाउ टेक्निकल नो हाउ। तो टेक्निकल नो हाउ होता है दो तरीके का, एक तो बिग डेटा और दूसरी चीज़ है यू आर मेकिंग सम गुड्स विच कैन नॉट बी मेड बाय एनीवन एल्स। मतलब तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो कोई और बना ही नहीं सकता। मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम इतना अच्छा बनाते हो कि कोई इतना अच्छा बना ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ तुम्हें ही पता है, जो उसको बनाने का तरीका है वो सिर्फ तुम्हें ही पता है, जो प्रोसीजर है उसका वो सिर्फ तुम्हें ही पता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि तुम एक चिप बनाते हो, वो जो चिप बनाने की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास ही है। चिप, मैं वो खाने वाले अंकल चिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं वो सिलिकन चिप्स की बात कर रहा हूँ जो ये ARM, TSMC और ये सब बनाते हैं। तो बेसिकली प्रोसेसर में जो चिप होती है ना, वो जो प्रोसेसर बनाने की जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, तो वो सिर्फ कुछ कंपनीज के पास है, हर कोई नहीं बना सकता वो। अगर उनके पास, चलो लेट्स से उनको हमने पैसे वैसे भी दे दिए और हमने सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और सब कुछ कर दिया, जो भी फैक्ट्री सेटअप करनी है, बट उनके पास प्रोसीजर नहीं, उन्हें नहीं पता तरीका कैसे बनाना है, कि कैसे वो जो ट्रांजिस्टर्स हैं या जो भी रिसेप्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उन सब कैसे अलाइन करना है, कैसे स्टैक करना है, कैसे इंटीग्रेशन करनी है उन सब चीज़ की एक साथ, कैसे बनाना है सब। तो टेक्निकल नो हाउ में दो हेड्स आ जाते हैं। पहला हेड इज़ कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग और यू आर मेकिंग समथिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एनीवन एल्स। तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास ये, वो तुमने खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाई है। एप्पल ने जो अपना फेस अनलॉक वाला फीचर लाया और कोई इसको कॉपी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके पीछे के R&D एप्पल ने किया, एप्पल को ही पता है वो कैसे करना है। जो सैमसंग एमोलेड स्क्रीन्स बनाता है, सुपर एमोलेड स्क्रीन जो बनाता है, वो सिर्फ सैमसंग ही बना सकता है और लोगों के पास तरीके नहीं है बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी नहीं है वो बनाने की। उनने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो नहीं किया। सेनहाइजर या सोनी जो अपने म्यूज़िक सिस्टम्स में जो बनाता है, या जो सोनी अपने सेंसर्स में, कैमरा के सेंसर्स में बनाता है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, वो और सेंसर्स बनाने वाले लोगों के पास नहीं है। और सेंसर्स पता नहीं कौन बनाता, भी एक सोनी बनाता है, सैमसंग भी सेंसर्स बनाता है, कैमरा सेंसर्स। सैमसंग के जो कैमरा सेंसर्स हैं वो दे आर वेरी इंफीरियर एज कम्पेयर टू सोनी। वाई? क्योंकि सोनी के पास टेक्नोलॉजी है, सेंसर बनाने की। सोनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है
उस कैमरा को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने की, गूगल के पास वो टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। इससे गूगल टेक्नोलॉजी सोनी से खरीद के लाएगा बट सॉफ्टवेयर अपना डालेगा, जो कि उसने पिक्सल में किया। आई गेस सोनी में पिक्सल, गूगल पिक्सल जो उसमें सोनी का ही सेंसर है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो। बट एनीवेज, दो चीज़ें, एक तो टेक्नोलॉजी में कि तुम ऐसा कुछ बना रहे हो जो कोई और नहीं बना सकता। दूसरी चीज़ इज़ कि तुम्हें डेटा का यूज़ करना इस तरीके से आता है कि उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब भी अपना HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करता हूँ, क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास नहीं है, चाहिए भी नहीं लाइफ में, दूर रहो क्रेडिट कार्ड से, स्टे अवे फ्रॉम क्रेडिट। डेट इज़ अ बैड बेट, ठीक है, डेट इज़ अ सिन एज लॉन्ग एज यू आर अ ह्यूमन, बिकॉज तुम अगर इंडिविजुअल हो तो तुम्हारे अंदर बायसेस होंगे और तुम क्रेडिट के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर दोगे। अगर तुम्हें कंपनी है तो यू कैन यूज़ लेवरेज फॉर वेरी गुड रीजन्स, ठीक है। बट एनीवेज, एनीहू, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि तुम्हें बिग डेटा का यूज़ करना आना चाहिए। तुम्हें जो डेटा है उसको एनालाइज करना, उसका एनालिटिक्स, उसके एल्गोरिदम्स यूज़ करनी आनी चाहिए, डेटा एल्गोरिदम्स यूज़ करनी आनी चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि HDFC बैंक का जब मैं डेबिट कार्ड स्वाइप करता हूँ तो मेरे को बजाज फाइनेंस से एक खत आ जाता है, एक लव लेटर आता है, एक लव्ड फील्ड मैसेज आता है कि सर आप पेमेंट ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप EMI वाला कार्ड लीजिए। हमारा कॉल भी आ जाती है कई बार तो आधे पौने घंटे बाद कि सर ऐसे कैसे, सर आप EMI वाला कार्ड क्यों नहीं ले रहे, सर हमारा कार्ड ले लो ना एक बार, सर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको पता कैसे चला, बजाज फाइनेंस को पता कैसे चला। मैंने तो बजाज फाइनेंस वालों को आज तक ना तो अपना फ़ोन नंबर दिया, ना ही मैंने उनको अपनी ईमेल आईडी दी, ना ही मैंने उनको अपना कोई भी डिटेल दी। मेरा बजाज फाइनेंस आज तक कोई रिश्ता नहीं है, मैंने बस उनका शेयर ख़रीदा लाइफ में, जो मैं अभी होल्ड नहीं करता बिकॉज एसेट एलोकेशन ख़रीदने का मौका नहीं देती। बट एनीवेज, उनको पता कैसे चला। HDFC बैंक तो उनका कॉम्पिटिटर ही है ना, HDFC ग्रुप तो उनका कॉम्पिटिटर है। अब तो खुद ही सोचो, अगर मैं मारुति की गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मैं मारुति की गाड़ी लेके आया बाहर और मेरे को भारी मारुति के शोरूम से 10 किलोमीटर दूर मैं सड़क पे चल रहा हूँ, अभी तक गाड़ी की डिलीवरी मिली नहीं है, मैंने सिर्फ बुक कराई है, पेमेंट कुछ नहीं किया है। लेट्स से पेमेंट भी कर दी, एनीवेज जो भी है। मेरे को एक बंदा टाटा मोटर्स का आके बोलता है कि सर आप हमारी गाड़ी ले लो ना। यार उस टाटा मोटर्स वाले बंदे को पता कैसे चला कि मैं मारुति की गाड़ी में मारुति के शोरूम में गाड़ी लेने गया था। मैंने तो उसको कोई अपनी कुकीज़ का डेटा नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे ट्रैक कर रहा है वो मेरी एक्सपेंडिचर। और एग्जैक्टली उसको 1-1.5 घंटे बाद ही कैसे पता चला, जब मैंने अमेज़ॉन पे स्वाइप किया कार्ड अपना, अमेज़ॉन पे या कहीं पे भी स्वाइप किया। क्योंकि अगर अमेज़ॉन पे होता तो ऐसा होता कि अगर मैंने अमेज़ॉन पे स्वाइप किया तो अमेज़ॉन उनको मेरा डेटा दे रहा है, पर अगर मैंने कहीं और स्वाइप किया तो भी बजाज फाइनेंस वालों का मेरे को खत आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको डेटा का यूज़ करना होता है। एशियन पेंट्स वालों को कैसे पता चला कि दुकानदार की इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, दुकानदार की दुकान में पेंट के डब्बे ख़त्म हो गए, उसको डिलीवरी कराओ? कैसे पता चला उन्हें? डेटा एनालिटिक्स। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ये सब ख़त्म हो गया। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है री इन्वेस्टमेंट मोड्स वाला, ये मैं अलग से बताऊँगा क्योंकि पहले 1 घंटे की वीडियो हो गई। तो ये जो री इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रहा था इसको कि सारे लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं इसको अलग से बताऊँगा, ठीक है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो सब्सक्राइब। और मेरे को मेरे सारी इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे फॉलो वगैरह कर लेना। और मैं रील्स डालता हूँ रोज़, वो देखना। लिंक्डइन पे भी रोज़ पोस्ट कर रहा हूँ, ट्विटर पे भी रोज़ पोस्ट कर रहा हूँ, वो देखना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, फॉलो करना एवरीवेयर, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टाटा, शबा खैर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड।